बेड चारों तरफ से सजा हुआ था फूलों से। बेड पे अंजू भिखारन सज धज के बैठी हुई थी। तभी साहब आते हैं। आइए आइए साहब जी, आपके लिए पूरी सेज सजी हुई है, आइए और मौज कीजिए। वाह मेरी रानी, तूने तो मेरी शादी याद दिला दी। शादी की पहली रात आज फिर से याद आ गई। तो फिर इंतजार क्या चीज का कर रहे हैं? आइए ना, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। आता हूँ, अभी मैं आता हूँ। ये है सुरेश। सुरेश दारू की एक घूंट पीता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंजू के करीब जाता है और जैसे वो दोनों खो से जाते हैं इस प्यार के समंदर में। प्यार के सागर में दोनों का समागम हो जाता है और एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन अंजू भिखारन सुरेश के सजे धजे बेडरूम में क्या कर रही है, चलिए जानते हैं। एक रात सुरेश अपने घर के बेडरूम में अपनी पत्नी मीना के साथ बैठा होता है। सुनो ना मीना, अब हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। हम लोगों की शादी को 2 साल हो गए हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अभी हम सेटल भी हो गए हैं तो हमें और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। वैसे आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है? वो तो मैं रोज लगती हूँ, लेकिन आज आपको दिखी। ओ ये बात है। ये क्या कर रहे हैं? ऐसे मत कीजिए, मुझे गुदगुदी हो रही है। अब आगे आगे देखो और भी क्या क्या होता है। उस रात सुरेश और मीना अपने बेबी प्लानिंग करते हैं। कुछ हफ्तों बाद एक दिन सुरेश अपने घर में बैठा होता है, तभी मीना मुस्कुराते हुए आती है। क्या बात है मीना, तुम आज बहुत ही खुश नजर आ रही हो। खुशी की तो बात है। क्या बात है, जरा हमें भी बताओ ताकि हम भी जरा खुश हो ले। मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा। क्या बोल रही हो तुम? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं आज ही ऑफिस में सबको मिठाई खिलाऊंगा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, अब हमारे घर में भी नन्ही परी खिलेगी। तुम्हें क्या लगता है मीना, लड़का होगा या लड़की? कुछ भी हो, लड़का हो या लड़की, हम दोनों में से कोई भी हो, हम उसे बहुत प्यार करेंगे। आज मुझे दिल से बहुत ही खुशी हो रही है। प्रेगनेंसी की बात जब मीना सुरेश को बताती है तो सुरेश बहुत खुश होता है। दोनों आने वाले फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। शहर के सरजना चौक में एक भिखारन अक्सर बैठे रहती है। ये है अंजू भिखारन, जो देखने में भला सी खूबसूरत है। रास्ते से आते जाते सभी राहगीरों से वो भीख मांगती है। तभी उसके पास से सुरेश गुजरता है। कुछ खाने के लिए दे दो साहब, 2 दिनों से भूखी हूँ, दे दो साहब कुछ खाने के लिए। सुरेश की नजर उस भिखारी पे पड़ती तो है, लेकिन उस वक्त वो उसके पास से चला जाता है। लेकिन उसकी खूबसूरती को चेहरा उसके दिल में मानो थम सा जाता है। वो भी उसकी खूबसूरती को पास जाना चाहता है। कुछ महीने बाद जब सुरेश की पत्नी 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है, तभी आपको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। ऐसे समय में जाना पड़ता है, थोड़ा समझा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा उतना केयर नहीं कर पाऊंगा जो केयर तुम्हारे घर वाले तुम्हारा करेंगे। वो तो है, मैं समझती हूँ, लेकिन आपकी बहुत याद आएगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बीच बीच में आता रहूंगा। हाँ वो मुझे पता है। अब चलो लेट हो जाएगा, मैं तुम्हें ड्रॉप करके फिर ऑफिस निकल जाऊंगा। हाँ ठीक है, चलिए। बिलासपुर शहर में सुरेश अपनी पत्नी के साथ अकेले रहता था। ऐसे में जब उसकी पत्नी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी तो उसका ध्यान अच्छे से नहीं रख पाता। इसलिए उसकी देखभाल के लिए सुरेश अपनी पत्नी को उसके मायके जाने के लिए कहता है और ऑफिस जाने से पहले उसे मायके पहुंचा देता है। तभी जब वो ऑफिस जा रहा होता है, सरजना चौक के पास जैसे ही वो गुजरता है, उसकी नज़र फिर से वही भिखारन अंजू भिखारन पे पड़ता है। वो अंजू भिखारन को गौर से देखता है, उसकी खूबसूरती को, और जैसे ही वो उस भिखारन के पास से गुजरता है, खाने के लिए दे दो साहब,
2 दिनों से भूखी हूँ, दे दो साहब कुछ खाने के लिए। तुम ऐसे भीख मांगते रहती हो, कोई काम क्यों नहीं कर लेती हो? दूसरे के पास मांग के खाने में अच्छा लगता है क्या तुम्हें? मुझे कौन काम देगा साहब? कोई मुझे काम नहीं देता, सब कोई फायदा उठाने की कोशिश करता है। क्या करूं बोलिए? आप क्या मुझे काम देंगे बोलिए? ठीक है, आज मैं शाम को जब घर लौटूंगा तब तुम मेरे साथ चलना। मेरे घर में तुम काम करना, बर्तन पोछा ये सब करना। तुम्हें 2 वक्त का खाना भी मिल जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। सुरेश ऑफिस जाने से पहले उसे वादा करके कि ऑफिस से आते वक्त वो उसे अपने घर ले जाएगा, वहां से चला जाता है। अंजू भिकारन बहुत खुश होती है। ऑफिस से आते वक्त वो अंजू भिकारन को अपने साथ साथ अपने घर लेके आता है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ खोट रहता है। वो अंजू भिकारन को अपना घर लेकर जाता है और घर जाकर उससे कहता है, आ जाओ, इधर आ जाओ। साहब जी, आपका घर तो बहुत बड़ा है। वो तो है, लेकिन ईमानदारी से काम करना, कुछ भी इधर उधर मत करना। साहब जी, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी, आपने मेरी इतनी मदद की। चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। कल से फिर तुम्हें काम समझा दूंगा कैसे क्या करना है। ठीक है साहब जी, चलिए। सुरेश अंजू भिकारन को उसके घर के एक कमरे पे लेकर जाता है और कमरे में ले जाकर उसे कहता है, आ जाओ। हाँ, यहाँ देख लो, ये कमरा तुम्हारा है आज से, यहाँ तुम रहना। बाप रे, इतना बड़ा कमरा, वो भी मेरा। कभी भी मैंने नहीं देखा था इतना बड़ा कमरा, और आज रहने के लिए मिल रहा है। थैंक यू साहब जी। चलो तुम अब आराम करो, मैं चलता हूँ। सुरेश उस वक्त वहां से चला जाता है, क्योंकि उसकी मन की मनसा वो पहले दिन ही उस भिकारन को बताना नहीं चाहता था। भिकारन भी काफी खुश होती है। दूसरे दिन से वो घर की सभी काम करती है। तभी जब वो किचन में होती है, सुरेश उसके पास आता है। अरे क्या बना रही हो तुम अभी? ओ साहब जी, आप? वो मैं रोटी बना रही थी आपके लिए। ओ ठीक है, बना के मेरे कमरे में लेके आना, वहीं खाऊंगा। ठीक है साहब जी, मैं लेके आती हूँ। अंजू भिकारन इधर सुरेश के घर की सभी काम करने लगती है। उसी रात सुरेश अपने कमरे में बैठा दारू पीता है। अंजू भिकारन खाना लेकर पहुँचती है। साहब जी, खाना लेके आई हूँ और आप दारू पी रहे हैं अभी? हाँ, वो थोड़ा सा मूड बन गया था तो थोड़ा पी लिया। आओ यहाँ रख दो खाना और आके बैठो थोड़ा। नहीं साहब जी, मैं ठीक हूँ, मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, आओ बैठो, यहाँ बैठो। जी साहब जी, बैठ गई। अब बोलिए। एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है साहब जी। मैं वहाँ भीख मांग के कभी खाना मिलता था तो कभी नहीं मिलता था। यहाँ तो मुझे खाने के साथ साथ छत भी मिला, रहने के लिए जगह मिला, और मुझे क्या चाहिए साहब जी? आप मेरे लिए भगवान समान हैं। ठीक है, और ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरा ख्याल रखना और कुछ नहीं। मैं जो कहूँगा चुपचाप वो करना, और तुम्हें कोई भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बोलना। ठीक है साहब जी। सुरेश अंजू के पास जाता है। ये क्या कर रहे हैं साहब जी? ऐसा मत कीजिए। एकदम चुप, मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, जो करता हूँ करने दो, वरना तुम्हें पता है ना, भिकारन थी, भीख मांग के खाती थी, इतना अच्छा तुम्हें ऐसो आराम भरी जिंदगी दी। तो चुप रहो, और मैं जैसा जैसा करता हूँ कहता हूँ करते रहो। लेकिन साहब जी, ये तो गलत है ना, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं साहब जी? मत कीजिए ऐसा मेरे साथ। एकदम चुप। उस रात शराब के नशे में सुरेश अपनी असली चेहरा उस अंजू भिकारन के सामने लाता है। अपने घर में रहने देने के बदले सुरेश अंजू भिकारन से अपनी मनमर्जी करता है, और अंजू भिकारन भी वो सब कुछ सहने लगती है।